सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबी अगेन। मैं प्रतीक शर्मा। और भैया बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद जो है हम लोग वापस आ चुके हैं और अपना जो है नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो प्रभु की आज्ञा लेकर जो है, प्रभु का नाम लेकर जो है यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना नया सेमेस्टर। और भैया थोड़ा सा जो है शोर आ ही सकता है, उसको मैं देखता हूँ एडिटिंग प्रोसेस में जो है कुछ जुगाड़ जो है करा जाए। चलो जी, आज के जो हमारा नए सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट का पहला टॉपिक जो है जिसको हम छेड़ने वाले हैं वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कॉपीराइट। सो कॉपीराइट क्या होता है? देखो, जनरल सेंस में हर किसी को पता, आपको भी पता होगा कि भाई कॉपीराइट क्या है। किसी का एक प्रॉपर मतलब कह लो कि उसके नाम है उस चीज़ के ऊपर, उसका कॉपीराइट हो गया, वो उसको कोई और यूज़ करेगा तो भाई कंपनसेशन और सारी बातें होती हैं। ये हमें जनरल वे में पता है, लेकिन चलो इस चीज़ को थोड़ा सा जो हम डिटेल में जो है समझने की कोशिश करते हैं। आ जाओ भाई, सारे यहीं पर ही हॉर्न बजा लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग ही ख़राब कर दो यार तुम लोग। चलो जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इट कवर्स द होल फील्ड ऑफ अ क्रिएटिव एक्टिविटी, वेदर इट इज़ आर्ट, इंडस्ट्री और लिटरेचर। तो आर्ट, इंडस्ट्री, लिटरेचर, तीनों चीज़ें जो है इसके अंदर कवर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, डिज़ाइन ऑफ हाउस, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ लाइक पेन, कारपेट, सोफ़ा। मतलब किसी ने डिज़ाइन कर दिया घर को, किसी ने, उसका कॉपीराइट हो गया कि भैया वो अब ये तो घर मेरे डिज़ाइन का मेरा ही बनेगा और कोई इस डिज़ाइन को जो है यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन की चीज़ें होती हैं वो आगे हम बात करेंगे। सो इट इज़ इनविजिबल, इंटेंजिबल और इनकॉर्पोरियल इन नेचर। मतलब छू नहीं सकते, गायब होता है चीज़, ये दिख नहीं सकती। कॉपीराइट, हाँ कई लोग ये कहेंगे कि भाई पेपर होता है कॉपीराइट, तुम तो देख सकते हो उसे, टेक्निकली वो है, लेकिन कॉपीराइट को तो नहीं छू सकते ना तुम कि भाई किसी का हक है, उस हक को थोड़ी तुम ना देख सकते हो, उस हक को ना छू सकते हो। हाँ, एक्सरसाइज ज़रूर हो सकता है वो हक, तो वो चीज़ है। The intellectual property is an asset like other forms of tangible property because it can be sold, bought, assigned, licensed by operation of law. So intellectual property, जो हमारा इस सब्जेक्ट का नाम intellectual property right, जो intellectual property है वो एक asset की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि उसको जो हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, किसी को लाइसेंस करवा सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब बाय दी ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे कि लॉ कहेगा। ठीक है जी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है एक टेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी, ये चीज़ हमारे को क्लियर हो चुकी है अभी, तो हम आगे ही कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंटली एंड शेरमैन, BENTLY और SHERMAN, ये दो बंदों के नाम होंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्रिएट्स अ प्रॉपर्टी राइट इन अ वाइड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ द थिंग्स। और यार गर्मी की ना एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है कि जब पंखा चलता है ना, साला कागज़ उड़ते हैं यार। इसका कुछ जुगाड़ बताओ। वो मत बता, पेन्स वगैरह वो खो जाती है मेरे से। चलो, प्रॉपर्टी इन वाइड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ थिंग्स फॉर्म नोवेल, कंप्यूटर प्रोग्राम, पेंटिंग। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर पेंटिंग, फिल्म, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, नॉवेल्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वाइड रेंज ऑफ राइट्स का जो है यहाँ पर बातचीत हमारी चलेगी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसी ने कॉपीराइट करा लिया तो वो चीज़ें, नॉवल किसी ने करा ली। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू सर्टेन काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव राइट टू इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सम फॉर्म ऑफ विच कैन एक्सपायर आफ्टर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एंड अदर फॉर्म विच कैन लास्ट इनडेफिनेटली। तो मतलब कुछ तुम लोग हो सकता है कि भाई तुमने कुछ चीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को तुमने कुछ कॉपीराइट कराया कि भाई ये 10 साल तक हमारे कॉपीराइट है, उसके बाद जो है कोई और भी इस चीज़ को बना सकता है, यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएवर। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो गया, या फिर इनडेफिनेट कि भाई ये तो अब जैसे जीरोक्स है, कॉपीराइटेड है भाई, आज तक वो एक ही नाम रहा है जीरोक्स, उसमें नहीं आ पाया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, पहले होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है लिबरल प्रॉपर्टी। दोबारा से सुन लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है दो तरीके की होती है, पहली होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है लिबरल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है मोटे मोटे तौर पर समझते हैं, भी अंदर चलेंगे। ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्सेट्रा। और लिबरल के अंदर कॉपीराइट वगैरह आता है। ठीक है जी, चलो अब देख लेते हैं फटाक से क्या है इसके अंदर कॉपीराइट। अगर हम यहाँ पर जो हमारा आज का मुद्दा है उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि टाइप्स को भी आगे डिफाइन करेंगे हम। कॉपीराइट जो हमारे यहाँ का इसका है, इट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय लॉ फॉर अ सर्टेन टर्म ऑफ ईयर्स टू एन ऑथर, कंपोजर और हिज असाइनी एक्सेट्रा टू प्रिंट, पब्लिश एंड सेल कॉपीज ऑफ हिज ओरिजिनल वर्क। इतनी आसान इंग्लिश है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है समझा देते हैं यहाँ पर। कईयों को नहीं समझ आ रही होगी, कईयों का ध्यान ही कहीं और होगा कि आज इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। ये एक एक्सक्लूसिव राइट है। क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो है एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि लॉ के द्वारा दिया जाता है फॉर अ सर्टेन टर्म ऑफ ईयर्स, मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, क्या है आगे देखेंगे कितने साल के लिए। किसको दिया जाएगा? किसी ऑथर को, किसी कंपोज़र को, किसी असाइनी को, मतलब जिसने वो काम करा है या जिसने वो जैसे कोई म्यूज़िक बनाया, कंपोज़र हो गया वो चीज़, या किसी ने कोई किताब लिखी, ऑथर हो गया। क्या देता है, मतलब पावर क्या देता है लॉ? टू प्रिंट, पब्लिश एंड सेल कॉपीज़ ऑफ हिज ओरिजिनल वर्क।
प्रिंट करा सकता है, पब्लिश करा सकता है, यस बेच सकता है अपनी ओरिजिनल वर्क को वो ऑथर। ये डेफिनेशन को ध्यान से समझ लो क्योंकि इसी से ही आगे एसेंशियल्स और वो सब भी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दस कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ऑल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड वॉट एवर बी देयर फॉर्म, द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड इज दैट इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। तो कोई भी ऐसी, ये कॉपीराइट जो हमारा है लॉ, ये सब कुछ प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन माइंड की सोच को, कि भाई अगर तुमने कुछ बढ़िया कुछ सोचा है, कोई बढ़िया म्यूजिक कंपोज करा है, कुछ बढ़िया कोई किताब लिख दी, कोई सब कुछ ये प्रोटेक्ट करेगा अनलेस एंड अनटिल वो एक्सप्रेस्ड रहेगा। मतलब इम्प्लाइडली ये नहीं कि तुमने सोचा सोच में ही तुम्हारा कॉपीराइट हो गया, वो ऐसा नहीं, तुमने कुछ उसको एक्सप्रेस करा है। म्यूजिक तुमने अपने दिमाग में सोच लिया, ये नहीं कि वो कॉपीराइट हो गया, समझ रहे हो ना, वो ये नहीं कि वो कॉपीराइट हो गया, उसको तुम बनाओगे तभी तो वो चीज़ कॉपीराइट हो गई। तो एक्सप्रेस करा है तुमने, कोई किताब सोच ली तुमने कि मैं फलाना ढिमकाना लिखूंगा, वो लिखो भैया उसे, ये नहीं कि तुमने सोच लिया कहानी और वो तुम्हारी कॉपीराइट हो। चलो, कॉपीराइट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स इंपॉर्टेंस मेनली ड्यू टू दी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग, म्यूज़िक, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट सेक्टर। तो आज के टाइम पर भी जो है कॉपीराइट का जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पर बोल चाला जो है चल चुका है, ठीक है जी। अब जो है यहाँ पर हम कन्वेंशंस की कुछ यहाँ पर अगर हम फटाफट से जो है यहाँ पर बात कर लें तो भैया सबसे पहली कन्वेंशन आती है बर्न कन्वेंशन। अब BURN मत लिख देना इसको, अगर आपको स्पेलिंग समझनी है तो बर्ने बोल लो, लेकिन दूसरे के सामने बर्न बोलना, BERNE, बर्ने। बर्ने कन्वेंशन, इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क इन पॉपुलरली नोन एज द बर्न कन्वेंशन। तो इसका काम क्या है, मेन मुद्दा क्या है यार, एक तो पेज ना उड़ रहे हैं। So, protection of literally artistic work is popularly known as the Berne Convention, ठीक है। इसका काम क्या था, लिटरली आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करना। It was adopted in 1886 and was the first most significant step toward the protection of copyright। तो सबसे पहला स्टेप इसने नहीं उठाया था, बर्न कन्वेंशन नहीं, मतलब बर्न कन्वेंशन के अंदर ही उठाया गया था। Prior to this convention, nations used to adopt different attitude and often refused to recognize the work of foreign national and as copyrighted। मतलब फॉरनर नेशनल चीज़ों को, मतलब पहले एक प्रॉपर ना सिस्टमेटिक वे नहीं था कि किसी के मेहनत को तुम प्रोटेक्ट कर लो। मतलब किसी ने कुछ बनाया, कोई भी यूज़ करता चला जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ था नहीं, तो इसने उसको एक स्ट्रक्चर दिया। इट वॉज अमेंडेड इन 1979। इट हैज़ 38 आर्टिकल्स एंड इट्स प्रोविजन फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। तो इसमें 38 आर्टिकल्स हैं और इसके जो प्रोविजंस है वो मेनली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। पहला है आर्टिकल 1 to 21 जो कवर करता है प्रोविजंस लाइक राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर स्टेट, जो भी इसके बर्न कन्वेंशन के मेंबर, कन्वेंशन है ना भैया तो मेंबर्स तो होंगे इसके, उसके राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस क्या है। और आर्टिकल 22 से 38 तक जो है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनल क्लॉजेस, ठीक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनल क्लॉजेस के ऊपर जो है 22 से 38 डील करता है। तो फटाफट से बेसिक प्रिंसिपल्स देख लेते हैं क्या है इसके। सारे आर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई करना चाहे तो कर लो भैया, किसी ने मना कर नहीं करा। देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू विच वर्क्स ओरिजिनेटिंग इन वन ऑफ द मेंबर स्टेट विल बी गिवन सेम प्रोटेक्शन इन अदर मेंबर स्टेट एज दे ग्रांट टू वर्क ऑफ देयर ओन नेशंस। मतलब क्या हुआ इसका, बर्न कन्वेंशन का पहला प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि अगर किसी एक, यहाँ पर स्टेट मतलब कंट्री समझ लो, फॉर एग्जांपल अगर किसी US के बंदे ने कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, ठीक है जी, कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, वो उसका सोलली उसने डेवलप करा है, उसने बिल्कुल उसकी सोच थी, बिल्कुल उसने कर दिया डेवलप, ठीक है। तो वो जैसे वहाँ पर डेवलप हुआ, जो उसके राइट्स US में हैं वही जो है इंडिया में भी रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, तो मेंबर स्टेट विल बी गिवन सेम प्रोटेक्शन इन अदर मेंबर स्टेट एज दे ग्रांट टू वर्क देयर ओन नेशंस। मतलब उसको ऐसा तरीके से माना जाएगा कि वो डेवलपमेंट, वो जनरेशन या जो भी उसने बनाया है वो उसी स्टेट के अंदर या उसी कंट्री के अंदर बनी है, ठीक है जी। प्रोटेक्शन ग्रांटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट इज ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन एंड देयर इज़ नो फॉर्मेलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है जी। इसके अंदर इस बर्न कन्वेंशन के अंदर, पुरानी कन्वेंशन से अभी आगे तो हमारा मॉडर्न तो अलग हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रोटेक्शन ग्रांटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट इज ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन की बात करी गई। यहाँ पर मेजॉरिटी रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती थी। So there is independence of protection, that is enjoyment and exercise of the rights granted is independent of the existence of protection
इन द कंट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्क। तो इंडिपेंडेंटली वो जो है प्रोटेक्शन मिलेगी उसे जहाँ पर भी उसने वो काम करा है, कोई बुक बनाई है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई कंप्यूटर बनाया, वो चीज़। देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू विच ईच कंट्री इज रिक्वायर्ड टू ग्रांट टू फॉरेन एलिजिबल ऑथर्स द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर प्रोवाइडेड फॉर इन दी बर्न कन्वेंशन। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन इन्होंने सेट कर दिया है कि इतनी प्रोटेक्शन तो इसे मिलेगी ही दूसरी कंट्री के अंदर अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो प्रोटेक्शन की बात करी गई यहाँ पर, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन की बात करी बेसिकली। अब आर्टिकल 2 देख लेते हैं फटाफट से, छोटे मोटे आर्टिकल्स जो है यहाँ पर देख कवर कर लेते हैं हम। आर्टिकल 2 जो है वो कहता है वर्क किसका, बर्न कन्वेंशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, बर्न कन्वेंशन, बर्ने कन्वेंशन बोल लो। आर्टिकल 2 वर्क प्रोटेक्शन क्या होता है, कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ वर्क विच आर प्रोटेक्टेड इंक्लूड्स लिटरली साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक डोमेन। ये हमने पहले भी पढ़ा था बर्न कन्वेंशन की डेफिनेशन में कि इसका काम क्या है, लिटरली साइंटिफिक और आर्टिस्टिक चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट करना है इन फॉर्म ऑफ बुक्स, लेक्चर्स एक्सेट्रा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, पर्सन्स प्रोटेक्टेड। कौन पर्सन प्रोटेक्ट होगा इसके, प्रोटेक्शन ऑफ ऑथर्स हु आर नेशनल्स और रेजिडेंट ऑफ द स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन। बाहर के भी बंदे या अंदर के भी बंदे, कंट्री के सारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। नेशनल रेजिडेंट ऑफ द स्टेट पार्टी तो मतलब अंदर के। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन आर्टिकल 7 का कह रहा है मिनिमम टर्म जो इस अकॉर्डिंग टू बर्न कन्वेंशन, अगर तुम कोई भी चीज़ को प्रोटेक्ट हो रहा है तुम्हारा चीज़ जो तुमने बनाई है, ऑथर या किताब वताब लिखी है, लाइफ ऑफ द ऑथर एंड 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। मतलब कि जब तक जो ऑथर है वो जिंदा है, फॉर एग्जाम्पल 100 साल के लिए वो बंदा जिंदा रहा, तो तब तक तो वो उसका जो कॉपीराइटेड मटेरियल है वो उसके नाम पर रहेगा, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। प्लस उसके मरने के बाद और 50 साल, मतलब टोटल कितना हो गया, 150 साल, 150 ईयर्स। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिनेमाटोग्राफी हो गया। फॉर फोटोग्राफिक वर्क मिनिमम टर्म इज 25 ईयर्स फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द वर्क। तो अगर फोटोग्राफिक वर्क है, ये सिनेमाटोग्राफी और अदर चीज़ों के लिए हो गया, जैसे किताब लिख दिया, कुछ लिख दिया, लेकिन अगर स्पेसिफिकली तुमने फ़ोटो खींची है कोई, तो वो फ़ोटो कब तक प्रोटेक्टेड रहेगी, वो रहेगी 25 साल तक फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द वर्क। आज तुमने वो फ़ोटो पब्लिश करी है, कॉपीराइट हुई है, तो आज से 25 साल तक वो जो है सेफ रहेगी। चलो जी, अब बर्न कन्वेंशन हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं फटाक से रोम कन्वेंशन पर। वीडियो कितना बड़ा है, एक बार रुकना जरा देख लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाओ, तुम लोग बोर हो जाते हो फिर। रोम कन्वेंशन छोटा। रोम कन्वेंशन 1961 कह रहा है, द बर्न कन्वेंशन विच फोकस्ड ऑन द लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड इंक्लूड सिनेमाटोग्राफी वर्क एंड इट्स एम्बिट, हाउएवर डिड नॉट टॉक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रिगार्ड राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग। मतलब जो बर्न कन्वेंशन था उसमें आर्टिस्टिक, लिटरेरी, सिनेमाटोग्राफी, इन सब चीज़ों की बात करी गई थी। लेकिन साउंड वाले कहाँ गए भैया, या फिर कोई परफॉर्मर है, कोई डांस नाच गाना करा है किसी ने, वो उसके स्पेशल उसने स्टेप वेप कर दिया, पूरा कोरियोग्राफ करा, वो कहाँ गया। तो ये ब्रॉडकास्टर्स जो हो गए वो कहाँ गए, या और भी कई एरिया उसकी बात बर्न कन्वेंशन में नहीं हुई। तो जो एरियाज रह गए वो करेगा रोम कन्वेंशन। ठीक है जी। रोम कन्वेंशन का आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ग्रांटेड अंडर द कन्वेंशन शैल लीव इंटैक्ट एंड शैल इन नो वे अफेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉपीराइट इन लिटरली आर्टिस्टिक वर्क। तो ये प्रोटेक्शन ग्रांट करेगा और इसका कोई भी इफेक्ट जो है आर्टिस्टिक और लिटरली वर्क पे नहीं होगा, क्योंकि वो जो है बर्न कन्वेंशन देख रहा है। आर्टिकल 2 का कह रहा है, लाइक द बर्न कन्वेंशन प्रोटेक्शन अकॉर्डेड बाय द रोम कन्वेंशन कंसिस्ट बेसिकली ऑफ द नेशनल ट्रीटमेंट दैट अ स्टेट ग्रांट्स अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉ टू डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, फोनोग्राम्स, ब्रॉडकास्टर्स, इन सबको जो है प्रोटेक्शन के हमने ऊपर बात करी ली है। इसी की बात होगी जो नेशनल स्टेट के अंदर जो है काम कर रहे हैं ये। सो द मिनिमम प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड बाय द कन्वेंशन, रोम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मिनिमम प्रोटेक्शन क्या है ब्रॉडकास्टर्स या फिर इन सब की। तो देखो जी, इट गारंटीड बाय द कन्वेंशन टू द परफॉर्मेंस, इट्स प्रोवाइडेड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रिवेंटिंग सर्टेन एक्ट डन विदाउट देयर कंसेंट। सो प्रोसीजर्स ऑफ फोनोग्राम्स आर प्रोवाइडेड। जो फोनोग्राम्स वाले होते हैं उनका क्या है, द राइट टू ऑथराइज और प्रोहिबिट द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ देयर फोनोग्राम्स। आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रीडायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ देयर फोनोग्राम्स ना हो, ये इसका काम है। ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजिंग हैव राइट टू अथोराइज और प्रोहिबिट। तो ब्रॉडकास्टिंग वालों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए पूरा राइट रहेगा कि भाई वो अथोराइज करें किसी को कि वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कलर्स अगर कह दे सेट को, सेम तो नहीं है दोनों, एग्जांपल समझ लो तो कि भाई तू मेरे बिहाफ पे ब्रॉडकास्ट कर ले आज चैनल, आज सीरियल, तो कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसके हाथ में कि वो पावर दे ना दे। सो द साइमल्टेनियस री ब्रॉडकास्टिंग ऑफ देयर ब्रॉडकास्ट, साइमल्टेनियस भी कर सकते हैं कि भाई कलर्स कह रहा है बिग बॉस बड़ा अच्छा चल रहा है, सेट वाले तू भी आ जा, एक काम कर तू भी इसको कर, आ जा भाई स्टार प्लस तू भी आ जा भाई सोनी तू भी आ जा, ये चीज़। फिक्सेशन ऑफ देयर ब्रॉडकास्ट,
द रिप्रोडक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड फिक्सेशन ऑफ देयर ब्रॉडकास्ट और रिप्रोडक्शन ऑफ लॉफुल फिक्सेशन और इलिसिट पर्पसेस, ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। कोई बहुत मुश्किल चीज़ जो है यहाँ पर नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन अगर हम बात करें तो अंडर द कन्वेंशन 20 ईयर्स, तो सबके लिए कॉमन चीज़ है, साउंड वाला हो चाहे ब्रॉडकास्टर हो कुछ भी हो, सबके लिए कॉमन बना रखा है कि 20 साल का जो तुम्हारे यहाँ पर प्रोटेक्शन रहेगी। मतलब तुमने आज से कुछ ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करा या फिर आज से तुमने कोई गाना वाना बनाया, 20 साल तक के लिए तुम्हारा जो वो है कॉपीराइट बन जाएगा, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल जो हमने पीछे पढ़ा कि भाई तुम अगर खुद ही उसको परमिशन दे रहे हो या चीज़ें कर रहे हो तो उसमें तो बिल्कुल कराया जा सकता है। चलो जी, इस वीडियो को यहीं पर हम रोक देते हैं, ठीक है जी। अब काफ़ी 15 मिनट की वीडियो सही हो जाती है, मतलब सही इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है। आगे क्या हम यहाँ पर आगे करेंगे, ट्रीटीज़ वगैरह हैं आगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा बोरिंग मत समझो इसको, मुझे पता है तुम लोगों की ना शक्लें मुझे यहीं से दिख रही है कैमरे के अंदर से। चलो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट पे जो है डाल सकूँ, ठीक है जी। और भैया सब्सक्राइब बटन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, उसको करो सब्सक्राइब, ताकि तुम लोग ये ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को जो है मिस ना कर दो। अब जिसे नहीं सब्सक्राइब करा होगा भाई वो तो बैठा होगा कि यार कॉपीराइट में वीडियो नहीं बनाई BBLLB ज्ञान ने, अरे भाई तुम सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन आएगी तुम्हारे पास। कमेंट सेक्शन में आप लोग के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की। और बाकी अगर आप मेरे से कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो, पर्सनल कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो भैया डिस्क्रिप्शन खोल लिया करो वीडियो की, यहाँ पर आपको मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। वैसे मैं हैंडल बना रहता हूँ ANDRO_GUY, एक्चुअली दूसरा चैनल है उसका नाम पर मैंने बना रखा है ये। और कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक मैंने दिया हुआ। ये क्या ऐप है भाई, इस ऐप को इंस्टॉल करो, वहाँ पर प्रतीक शर्मा सर्च कर दो या BBLLB ज्ञान सर्च कर दो, कुछ भी सर्च कर दो कि मैं आ जाऊँगा, और वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल के थ्रू जो है बात कर सकते हो। और हाँ, रियल बात होगी, रिकॉर्डेड कॉल नहीं होगी वो। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBLLB ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। हाँ मतलब काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, दोबारा से सेकंड वेव आ रही है पर ये उस इफ़ेक्ट की नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर हम तैयार बैठे हैं वैक्सीनेशन एंड ऑल के साथ। चलो जी, बाय बाय। Promise that you'll never be lonely.